एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज की क्लास में कवर होगा। मेरा नाम है अमन बहल और चलिए इस आर्टिकल को मिल करके हमें पढ़ना है। मिल करके पढ़ने का इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये होता है जी, आधे पौने घंटे में आपको फुल ऑन पैकेज मिले इंग्लिश की तैयारी का। आप चाहे बैंक की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, डिफेंस, रेलवे, आपका जो इंग्लिश का सेक्शन आता है जिसमें रीडिंग भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर भी आती है और वोकैब भी आती है, ये तीनों चीजें इस आधे पौने घंटे के सेशन में आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। चलिए क्लास के लास्ट में आप जो भी सीखेंगे एक क्विज भी है, इस पे आपको अप्लाई करना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 9 में से आपको 9 मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करें। ऑलराइट, कह रहा है जी वेपनाइजिंग हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो आप समझते ही हैं, इलाज और दवाइयों को, चिकित्सक और जो मेडिसिन को बोलते हैं हेल्थ केयर। वेपनाइज करना क्या होता है? देखिए, वेपन का मतलब होता है हथियार। वेपनाइज करना यानी किसी चीज को हथियार बना लेना। आपके पास में एक पेन पड़ा है, एक फोन पड़ा है, जरूरत पड़ने पे फोन आपने किसी को दे मारा, तो यानी फोन को, पेन को आपने हथियार बना लिया। तो अमेरिकन लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर को एक हथियार बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं आगे हम देखेंगे। चलिए, वेपनाइज एक वर्ब है, किसी चीज को एक्सप्लॉइट करना। कह रहा है जी अमेरिकन विल सी मेडिकल बिल्स शूट अप ड्यू टू डोनाल्ड ट्रम्प्स एक्शंस। कह रहा है अमेरिकन जो लोग हैं ना, वो देखने वाले हैं इस चीज को, विल सी, और किस चीज को देखने वाले हैं, अपने इलाज के बिलों को, मेडिकल बिल्स को। और क्या करता हुआ, शूट अप करता हुआ या तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ। और क्यों? वजह से या ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के या डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस के। अमेरिकन सब्जेक्ट बनेगा, ग्रीन कलर में नाउन है। विल सी इसकी वर्ब बनेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है। जब भी किसी चीज को कुछ करता हुआ आप देखते हैं तो वो चीज लिखें सी वर्ब के बाद में, जैसे कि लिखी हुई है मेडिकल बिल्स। और जो काम वो करेगी वो लिखेंगे बिल्कुल उस चीज के बाद में। आई सॉ यू क्राइंग या क्राई, मैंने आपको रोते हुए देखा। तो मैंने यानी आई, सॉ यानी देखा, आपको देखा यानी यू, और क्या करते हुए, क्राई करते हुए या क्राइंग करते हुए, दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अमेरिकन जो हैं वो देखेंगे मेडिकल बिल्स को ऊपर जाते हुए, शूट अप करते हुए। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कई बार करवाई है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी करवाया है। आज मैं इस स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको पता है, वही वाला यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो शूट अप करना क्या होता है। देखिए, शूट करते हैं तो क्या होता है, गोली मारते हैं आप। अगर गोली ऊपर की तरफ मारी जाए, सामने नहीं ऊपर की तरफ, तो गोली बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं शूट अप करना, किसी चीज का गोली की रफ्तार से ऊपर जाना, बढ़ जाना। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूं वोकैबुलरी। अपने पास 5 वर्ड्स हैं, सबसे भारी भरकम जो 5 वर्ड्स इस क्लास में आएंगे, शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। क्लास को जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना, आपके प्यार पे ही इस क्वालिटी के साथ में इन सेशंस को रोज लाया जाता है। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @officialYT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी करते हैं इसको थोड़ा जूम इन। पहला वर्ड है कैवियाट। मैं एक छोटा सा चैलेंज देता हूं आपको,
ये वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करो, गूगल में लिखो और इसका मीनिंग निकाल करके दिखाओ। कहीं लिखा होगा वार्निंग, कहीं लिखा होगा रिस्ट्रिक्शन, मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। कैवियाट वर्ड का मतलब होता है एक खास कंडीशन। आसान या देसी भाषा में आपको समझाऊं तो, जैसे मैं आपका दोस्त हूं और आप मेरे दोस्त हो, अगर अगर तुम मेरी हेल्प करो इस मामले में या इस काम में। तो ये जो अगर लगा करके मैंने दोस्ती की, यही एक कैवियाट है। आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं। चलो सेंटेंस बना करके देखते हैं। द मैन सोल्ड चीप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स विद ए कैवियाट ऑफ नो वारंटी। ये आदमी जो है बेचा करता था सस्ते और सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को, और कैसे, एक स्पेशल कंडीशन के साथ में, कैवियाट के साथ में, जो थी नो वारंटी की। वारंटी कुछ नहीं है, ले जाना ले जाओ, सस्ता है, सेकंड हैंड है, सब ठीक है ना, चंगा सी, खराब हो गया तो मेरे पास मत लाना। तो ये स्पेशल कंडीशन अंग्रेजी में कहलाती है कैवियाट। अब हमारे हिसाब से डिक्शनरीज बनी नहीं हुई है तो हम इनका मीनिंग नहीं निकाल पाते इन वर्ड्स का। चलिए फॉर वार्निंग, प्रोविजन या कॉशन इसको लिख सकते हैं। ये वर्ड आज की क्लास में आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ में जो संभावनाएं हैं एक खास रिसेशन की, वो रियल बन जाती हैं या सच हो जाती हैं। प्रोस्पेक्ट को आप पॉसिबिलिटी, आउटलुक भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा। चलिए अगला वर्ड है स्प्रॉल। ये भी देख करके समझ में नहीं आएगा। हिंदी में इस वर्ड का मतलब होता है बेतरतीबी से फैला हुआ। जैसे आप कहीं बाजार में जाएंगे तो आप, बाजार है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता सड़क, ये एक रिक्शा वाला खड़ा होगा, फिर ये एक ठेले वाला खड़ा होगा, फिर ये दुकान वाले ने अपना बोर्ड लगा रखा होगा यहाँ बाहर तक। तो ये जो आप दुकान या बाजार देख रहे हैं ये सिस्टमेटिक नहीं है, ये स्प्रॉलिंग है, बेतरतीबी से फैला हुआ। जैसे आप किसी झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे है ना, स्लम में, तो वहां भी आपको सिस्टमेटिक कुछ नहीं मिलेगा, किसी ने झोपड़ा यहाँ बना रखा है, किसी ने यहाँ। तो ये कहलाते हैं स्प्रॉलिंग स्लम्स, बेतरतीबी से फैले हुए बाजार, स्प्रॉलिंग मार्केट्स। तो आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। स्प्रॉल करना, फैला हुआ होना ऑकवर्ड वे में। द टाउन सीम टू स्प्रॉल फॉर माइल्स। ये शहर लगता था कि स्प्रॉल कर रहा था, फैला हुआ था, छितर बितर करके, बेतरतीबी से, कई माइल्स तक, कई मीलों तक। चलिए नया वर्ड था आपके लिए। अगला वर्ड भी बड़ा अच्छा है, फोर्ज। देखिए फोर्ज वर्ड के 3 मीनिंग्स होते हैं, लेकिन तीनों मीनिंग जुड़े हैं एक ही चीज से। आपने लोहार को कभी हथौड़ा मारते हुए देखा हो ना, ढालने के लिए चीजों को, वो काम कहलाता है फोर्ज करना। अब वहीं से तीनों मीनिंग्स निकाल लो। पहला काम होता है जी वही लोहार वाला, किसी मेटल को जोर जोर से पीट पीट करके ढालना। दूसरा काम होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज में बहुत एफर्ट्स डाल करके उस चीज को बनाना। जैसे लोहार जो है थोड़ा मार मार करके कभी बर्तन बनाएगा, कभी है ना, कोई भी चीज जो है बहुत मेहनत से बनाता है वो ढाल ढाल करके। तो वैसे ही अगर आप जिंदगी में कोई काम करो, कोई नया रिश्ता बनाओ, अलायंस बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, तो भी आप उसको फोर्ज करना बोलते हैं, क्योंकि बड़े एफर्ट्स लगते हैं। तीसरा फोर्ज का मतलब होता है किसी के जाली कागजात बनाना। ये वर्ड, ये मीनिंग बिल्कुल ही अलग है इस वर्ड का। तीनों तरीके से आपको यूज करके दिखा देते हैं। नई दिल्ली हैज फोर्ज्ड अलायंसेस विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने, भारत ने फोर्ज कर लिए हैं या जतन करके बना लिए हैं अलायंसेस यानी रिश्ते, दुनिया की सभी पश्चिमी मेजर पावर्स के साथ। तो ये वाला मीनिंग हो गया। अब ये वाला भी देख लो, जाली कागजात बनाने का। ही वॉज अक्यूज ऑफ फोर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। उस पर आरोप लगा था जाली कागजात बनाने का, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का, अपने चाचा के। चलिए ये पहला वाला मीनिंग बड़ा यूज होता है, आज की क्लास में यही आने वाला है। बड़ी मेहनत से जब कोई काम करते हो, रिश्ता या अलायंस बनाते हो, तो उसको हैमर आउट करना, कंस्ट्रक्ट करना, थ्रेश आउट करना, निगोशिएट करना भी बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में बता दिया, बड़ा डिटेल वाला ही वर्ड है। लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, डाइवर्स। देखिए डाइवर्स का मतलब होता है विविधता से भरा हुआ, नाना प्रकार का, जिसमें बहुत डाइवर्सिटी या वैरायटी हो। तो डाइवर्सिटी नाउन से, विविधता से, डाइवर्स नाम का एडजेक्टिव बना हुआ है, विविध। ठीक है, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड एथनिसिटीज। भारत एक भूमि है नाना प्रकार की या विविध प्रकार की भाषाओं की, संस्कृतियों यानी कल्चर्स की, और एथनिसिटीज यानी नस्लों की। चलिए डाइवर्सिटी इसका नाउन है और डाइवर्सिफाई इसकी वर्ब है। देखो डाइवर्सिटी यानी विविधता, डाइवर्स यानी विविधता से भरा हुआ एडजेक्टिव, और डाइवर्सिटी ये एक वर्ब है, सही कर लेना, मैं भी डाल दूंगा कमेंट्स में सही करके। डाइवर्सिफाई करना यानी किसी चीज को विविधता में बदलना। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 100 के 100 रुपए को एफडी में नहीं डाला, 20 रुपए स्टॉक्स में डाले, 40 रुपए की एफडी कर दी,
₹30 का सोना खरीद लिया, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया, उसमें विविधता लेकर के आए। तो ये होता है डाइवर्सिफाई करना। अगेन पांचों ही वर्ड्स बड़े अच्छे लेवल के हैं। टेलीग्राम में शीट अपडेट हो गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए दुनिया भर पे, भारत पे, चाइना पे, सब पे लगा रखे हैं थोड़े बहुत। एक नया तरह का टैरिफ ट्रंप ने जो अभी घोषित किया है, जो है हेल्थ केयर पे, यानी दवाओं पे। इस टैरिफ के तहत जो भी दवा अमेरिका के अंदर आएगी, बाहर से आयात होकर के, इंपोर्ट होकर के, उसका दाम दुगना हो जाएगा। अगर $100 की दवाएं भारत से अमेरिका भेजी जाएं, तो वहां पे जाते ही पोर्ट पे कंपनी को $100 यानी इतना ही पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में देना होगा, अमेरिकन सरकार को। फिर वो दवा कितने की हो जाएगी? ₹200 की बाजार में बिकेगी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि अमेरिकन लोगों की जान की ही परवाह करना उन्होंने छोड़ दिया है। अगर दवाएं महंगी होंगी तो अमेरिकन आदमी की जेब से दवाओं का ज्यादा पैसा जाएगा, इलाज कराना उनको मुश्किल होगा। लेकिन ट्रंप इस बात को नहीं समझते हैं, अपना नुकसान करेंगे, दुनिया का भी साथ में करके, दुनिया का तो करना ही है, अपना भी साथ में करके मानेंगे। तो आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है ट्रंप की इस नई बेवकूफी को। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है? हर सेंटेंस को, वीडियो को पॉज करके पहले आपको खुद से पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, फिर जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे साथ में मैच किया करो। रियल टाइम में आपको पता लगेगा कि कहां गलती कर रहे हो, है ना। कह रहा है बाय अनाउंसिंग 100% टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ब्रांडेड एंड पेटेंटेड मेडिसिन with effect from October 1st, American President Donald Trump has weaponized access to health care in America. कॉमा लगा हुआ है, मैं यहीं रुक जाता हूं, सेंटेंस लंबा हो गया, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी बाय ये काम को करके, बाय बताता है किस काम को करके क्या हुआ, तो अनाउंस करके या घोषित करके 100% के टैरिफ को, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो कि इंपोर्ट पे लगाया जाए। स्पेलिंग देख लेना, TARIFF। कह रहा है जी घोषित करके, ऐलान करके 100% के टैक्स का उन सभी इंपोर्ट्स पे या आयात पे जो आएगा ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन का। ब्रांडेड मतलब वो मेडिसिन जिसकी कोई ब्रांड हो, ब्रांड आती है ना बाजार में, हर कंपनी का कुछ ब्रांड होता है, GSK है, कभी सिप्ला है। और पेटेंटेड यानी जो मेडिसिन खास हो, जो किसी पेटेंट के अंदर बंधी हो। और ये कब से लगेगा? विद इफेक्ट फ्रॉम। विद इफेक्ट फ्रॉम का मतलब है इस डेट से इफेक्ट में आएगा, और डेट है October 1st। कह रहा है जी अनाउंस करके 100% के टैरिफ्स को 1 अक्टूबर से ब्रांडेड मेडिसिन पे। हुआ क्या? कह रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसा करके ना, डोनाल्ड ट्रंप जिनका नाम है, वेपनाइज कर दिया है या हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है एक्सेस को या उपलब्धता को, पहुंच को, हेल्थ केयर तक या जांच जो है चिकित्सा की जांच तक, है ना, हेल्थ केयर तक, अमेरिका में या US में। अब ये अमेरिका में और कैसा होता है आगे बता रहा है, अमेरिका के बारे में लिखा हुआ। कह रहा है वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ हाउस होल्ड मेडिकल केयर स्पेंडिंग। ये वही अमेरिका है जहां डॉक्टर की पर्ची से लिखी हुई दवा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, अकाउंट फॉर करती हैं या हिस्सा बनती हैं लगभग 10% किसी भी हाउस होल्ड के, परिवार के मेडिकल केयर की स्पेंडिंग का। तो अमेरिका में क्या, अगर ₹100 आप किसी भी परिवार में एवरेज खर्च होता है इलाज पे, तो 10% जो है वो मेडिसिन में से होता है। बाकी हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर की फीस, वो अलग चीजें हैं। तो ऐसे एक अमेरिका में इनका 10% भी बहुत बड़ा हो जाता है। इतना अमीर देश है अमेरिका, इनका 10% जो है मेडिकल का खर्चा वो कई देशों की GDP जितना है। तो कह रहा है ऐसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम करके चिकित्सा को एक हथियार बनाने की तरह, हथियार बनाने की कोशिश की है। चलिए स्ट्रक्चर सेंटेंस की आपने देख ली। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप बनेंगे सब्जेक्ट, हैज वेपनाइज्ड, वेपन बना चुके हैं, ये बनेगी वर्ब। हेल्थ केयर आप समझते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी डॉक्टर की पर्ची से लिखी हुई दवा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर करना यानी किसी चीज का हिस्सा बनना, हिसाब देना। जैसे मैं यूं कहना चाहूं कि रेंट जो है वो मेरे खर्चे का 20% है। मैं मंथली रेंट देता हूं, जहां रहता हूं किराया देता हूं, किराया मेरे मंथली खर्चे का 20% है। तो मैं बोल सकता हूं माई मंथली रेंट अकाउंट्स फॉर अबाउट 20% ऑफ माई एक्सपेंडिचर। ऐसे इस वर्ड को आप बना करके देखो अपनी भाषा में। बढ़े आगे, ये विद इफेक्ट फ्रॉम देख लेना, काफी बच्चों को पता नहीं होता है। कोई काम जिस डेट से चालू होगा, इफेक्ट में आएगा, वो डेट बताई जाती है विद इफेक्ट फ्रॉम के साथ। जैसे 1 तारीख से GST कम, तो GST विल बी रिड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 तारीख। अब जो भी 1 तारीख है वो आप लिख सकते हो। चलो, कह रहे द कैवियाट ऑफ अ 15% टैरिफ कैप ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड जापान which the US has clarified that it will honor blends the announcement।
कह रहे लेकिन एक कैवियाट है। अब कैवियाट याद है ना आपको, मैं तेरा दोस्त तू मेरा दोस्त, लेकिन तू मेरी मदद करेगा तभी। कह रहा है ये जो खास कंडीशन है, कैवियाट है 15% के टैरिफ की कैप का। कैप का अंग्रेजी में दो मीनिंग होते हैं, पहला मीनिंग होता है टोपी, दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट वाला मीनिंग निकलेगा। कह रहे जो खास कंडीशन लगी हुई है 15% के टैक्स की, और वो टैक्स की कैप की यानी मैक्सिमम लिमिट की, और वो लगेगी उस इंपोर्ट्स पे जो यूरोपियन यूनियन से आता है और जापान से आता है। कह रहे कौन सी कैप है, कह रहे जिसको अमेरिका ने क्लैरिफाई किया है या साफ तौर पे बताया है कि ये ऑनर करेगा, जिसकी पालना करेगा, जिसका ये सम्मान रखेगा। कह रहे ये कैवियाट है ना, यही ब्लंट कर देती है, बेअसर कर देती है इस अनाउंसमेंट को। क्यों, कह रहा है जी एज दीज टू जुरिस्डिक्शंस अकाउंट फॉर नियरली 3/4 ऑफ फार्मा इंपोर्ट्स, क्योंकि यही दोनों जो भूभाग हैं, जुरिस्डिक्शन है या जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, ये अकाउंट फॉर करती हैं या हिस्सा बनती हैं, हिसाब देती हैं लगभग 3/4 फार्मा के इंपोर्ट्स का, दवाइयों के आयात का। तो अमेरिका ने क्या है, यूरोपियन यूनियन और जापान से ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। ट्रेड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर 15% टैरिफ लगेगा। अब यहां से दवाइयां भी आती हैं, अब उन दवाइयों पे भी 15% से ज्यादा नहीं लग सकता, चाहे अमेरिका ने 100% लगाया हो। तो कह रहा है ये जो स्पेशल कंडीशन है ना जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ 15% के मैक्सिमम टैरिफ की, जिसको अमेरिका कह रहा है कि वो इस केस में भी ऑनर करेगा, जिसको है ना, जिसका सम्मान ये करेगा। ये कैवियाट, ये स्पेशल कंडीशन डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट को बेअसर बनाती है, ब्लंट करती है, क्योंकि इन दोनों जगहों से जहां 15% से ज्यादा लग नहीं सकता टैक्स, इन दोनों जगहों से लगभग 3/4 अमेरिका की दवाइयां आती हैं। समझ गए ना। तो बाकी 25% जो दवाइयां अमेरिका की हैं उन्हीं पे टैक्स लगेगा, बाकी 75% पे टैक्स 15% की मैक्सिमम लिमिट है। चलिए, कैवियाट की वर्ब है ब्लंट्स। ब्लंट करना, किसी चीज को बेअसर करना। इस वर्ड का मीनिंग आपको बताऊं, आपकी जो पेंसिल है ना, जब आप उसको शार्पनर से शार्प कर देते हो, बाद में थोड़ी देर बाद लिखोगे तो ब्लंट हो जाएगी, है ना। आगे से कैसी हो जाएगी, वो लिख नहीं पाओगे आप, फिर आपको फिर से उसको शार्प करना पड़ेगा। तो वो पेंसिल ब्लंट होकर के बेअसर हो जाती है, वहीं से वर्ड बनाया गया है। किसी चीज का अपनी धार को खो देना, ब्लंट हो जाना। चलिए, यूएस की वर्ब है हैज क्लैरिफाइड। क्लैरिफाई करना, किसी चीज को क्लैरिफिकेशन देके समझाना। इट आया अमेरिका के लिए, इसकी वर्ब है विल ऑनर। ऑनर करना, किसी वादे को पूरा करना। जुरिस्डिक्शन यानी जोग्राफिकल लोकेशन, क्षेत्रीय भूभाग, इनकी वर्ब है अकाउंट फॉर। कह रहा है जी मच ऑफ दिस ट्रेड कंसिस्ट्स ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन सच एज द डैनिश मेड वेट लॉस एंड एंटी डायबिटीज ड्रग्स वेगवी एंड ओजम्पिक। कह रहे हैं जी ज्यादातर ये जो ट्रेड है ना, ये कंसिस्ट ऑफ करता है या मिल करके बनाए पेटेंटेड मेडिसिन से, ऐसी दवाओं से जिन पे पेटेंट लगा हुआ है। जैसे कि डेनमार्क में बनी हुई वेट लॉस और एंटी डायबिटीज ड्रग्स हैं, वेगवी एक का नाम है और दूसरी का नाम है ओजम्पिक। शायद मैं सही से नाम नहीं बोल पा रहा हूँ इन दवाओं के, आप देख लेना नेट पे, बड़ी मशहूर दवाएं हैं ओजम्पिक तो खास करके। तो डेनमार्क से दवाइयां आती हैं और इनके ऊपर टैक्स, ठीक है ना, नहीं लगेगा, क्योंकि डेनमार्क शायद यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। चलिए, मच ऑफ दिस ट्रेड की वर्ब है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मिल करके बना होना। अब हमारे पास 2-3 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। सबसे पहले करूंगा सबसे नया वाला जो आपने पहले नहीं सीखा। पहला कॉन्सेप्ट है जी मच और मैनी का। देखिए, मच का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारा। मैनी का मतलब भी होता है बहुत सारे या बहुत सारा, लेकिन दोनों में फर्क है। मच है सिंगुलर, मैनी है प्लूरल। मच है सिंगुलर और मैनी है प्लूरल। लेकिन ध्यान ये देना है, मच और मैनी कभी कभी अपने बाद में ऑफ प्रेपोजिशन लेंगे, और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन आएगा उसके हिसाब से ही अपनी वर्ब लेंगे। अकेले आ गए तो मच के साथ में सिंगुलर वर्ब, मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन जब मच ऑफ लिखा हो और कोई नाउन लगा हो तो वर्ब आएगी उस नाउन के हिसाब से। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है हमेशा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। मच के बाद में सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। अब इसको बना के देखो, मच हैज या हैव चेंज्ड सिंस वी लास्ट मेट। बहुत कुछ बदल चुका है जब से हम आखिरी बार मिले थे। मच अकेला आया है, ऑफ नहीं लगा हुआ है, तो कोई झंझट नहीं है। मच सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर दे दो। सिंगुलर कौन सी होगी, मच हैज चेंज्ड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अकेला आया ना भाई, अकेला आया तो कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं अपने को। अकेला जब मच या मैनी मिल जाए, एक सेकेंड है, अकेला जब मच या मैनी मिल जाए तो आपको पता है मच सिंगुलर है, मैनी प्लूरल है। तो इस केस में मच का इस्तेमाल करूंगा अकेले में हैज वर्ब के साथ। अगला सेंटेंस देखो,
मच ऑफ द बुक इज या आर डिफिकल्ट टू रीड, ज्यादातर ये जो किताब है मुश्किल है पढ़ना। अब लगा हुआ है मच ऑफ। अब बेचारे मच की अकेले की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? ऑफ के बाद में लगे हुए नाउन की चलेगी। नाउन कैसा है? नाउन सिंगुलर है, किताब है, एक किताब है, बहुत सारी तो है नहीं। तो क्या करूं? यहां पे मुझे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। मच ऑफ द बुक इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखो, मच ऑफ द वाटर हैज या हैव बीन कंटेमिनेटेड, क्या करें इस केस में? देखो वाटर भी सिंगुलर है, तो वाटर के लिए, वाटर अनकाउंटेबल है ना, जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते अंग्रेजी में वो सिंगुलर ही कहलाती है। भाई वाटर को आप काउंट करोगे, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा बोलोगे कभी? पानी को काउंट करोगे मिलीलीटर में, लीटर में। तो अगेन मच की वर्ब इस केस में भी सिंगुलर होगी। अब मैनी को देखो, मैनी हैज या हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। मैनी बेचारा अकेला आया है, अकेला आया है तो प्लूरल वर्ब लेगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैनी हैव का इस्तेमाल हमें करना होगा। मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज या आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। मैनी ऑफ के बाद में हमेशा ही प्लूरल नाउन आता है, तो मैनी की वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी, यहां पे लगेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट कहता है जी रेशो वाला। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपने लिखा 1/3 या 1/3, ऊपर क्या आ रहा है? 1। जब भी ऊपर 1 आए, न्यूमरेटर में 1 आए, वो रेशो हमेशा सिंगुलर होगा। भाई 1/3 1 से कम होगा ना, हालांकि 2/3 भी 1 से कम ही होता है, लेकिन ऊपर 1 आ रहा है, रेशो हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आप 2/3 लिखें, 3/5 लिखें, 4/7 लिखें, ऊपर न्यूमरेटर 1 से ज्यादा हो जाए, तो रेशो हमेशा प्लूरल होगा, उसके पीछे हमेशा एस लगाया जाएगा। प्लूरल होने का मतलब क्या है? पीछे उसके एस आएगा। समझ गए? तो ये है फॉर्मूला नंबर 1। ऊपर 1 आएगा तो प्लूरल है, सिंगुलर होगा, पीछे एस नहीं लगाना। ऊपर अगर 1 से ज्यादा है, 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हुआ है, तो पीछे एस लगेगा। अब देखो इस रेशो की वर्ब क्या होगी? वर्ब लगेगी इस रेशो के बाद में लगने वाले नाउन के हिसाब से। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब इसको अप्लाई करके देखो। 1/3 ऑफ द केक, 2/3 ऑफ द कैंडिडेट्स, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स, 3/5 ऑफ द सॉन्ग। सबसे पहले 1 लिखा हुआ है तो 1/3 मत लिखो, एस निकाल दो, यहां लगाओ 1/3। 2/3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो पीछे एस आना जरूरी है, यहां लिखो 2/3। 1/3 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। 3/5 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो इनकी वर्ब देखनी है, पहले तो ये सही करने हैं हमें, पीछे एस लगाना है या नहीं लगाना ये चेक करना है, फिर बाद में देखना है इनकी वर्ब। वर्ब मैंने आपको बता दिया, इनकी बेचारों की कोई वर्ब है ही नहीं, वर्ब होती है उस नाउन की जो इनके बाद लगा होता है। तो 1/3 ऑफ द केक, केक तो सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। 2/3 ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स प्लूरल है तो वर्ब आएगी यार। 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स प्लूरल है तो वर्ब आएगी प्लूरल में कम। 3/5 ऑफ द सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो रेशो को देख करके कभी वर्ब को गैस मत करना, सर 1/3 लगा हुआ है, ऊपर 1 आया है, पीछे एस नहीं लगेगा तो वर्ब भी प्लूरल लगा देता हूं, ऐसा नहीं है। 1/3 की वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ऑफ के बाद में आने वाला नाउन बताएगा भाई साहब वर्ब कैसी होगी। केक के लिए सिंगुलर, कैंडिडेट्स के लिए प्लूरल, प्रॉफिट्स के लिए प्लूरल और सॉन्ग के लिए सिंगुलर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? गलती करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है भाई साहब, अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा, फिर सारे कॉन्सेप्ट एक साथ करोगे ना दिमाग आपका बोझिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अपना और बनाओ अपना फ्लो, फिर इस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। कह रहा है जी द इम्पैक्ट, इतना आपने पढ़ लिया अभी तक का? अभी तक का आपने जो पढ़ा है उसको रिलेट करो दिमाग में। डोनाल्ड ट्रंप ने वेपनाइज किया है हेल्थ केयर को, 100% का टैरिफ लगा दिया है। कैवियाट ये है कि जापान पे यूरोपियन यूनियन पे 15% ही लगेगा, और 3/4 जो है जापान से और यूरोपियन यूनियन से आता है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जी द इम्पैक्ट ऑन पेशेंट्स नीडिंग स्पेशलाइज कैंसर और रेयर डिजीज ड्रग्स कुड ऑल्सो बी सीवियर। कह रहे हैं इस घटना का इवेंट इम्पैक्ट जो है ना पेशेंट्स पे, वो पेशेंट जिनको जरूरत है खास कैंसर की या रेयर डिसीज की ड्रग्स की, कह रहे हैं वो हो सकता है बहुत खराब या सीवियर। कह रहे देयर विल ऑल्सो बी अ लाइकली इम्पैक्ट ऑन द यूएसएस हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर एज फर्म्स would attempt to pass on higher prices of specialty and patented medicine on to policy holders। कह रहा है जी देयर विल ऑल्सो बी लाइकली इम्पैक्ट, एक लाइकली या संभावित इम्पैक्ट आने वाला है या असर आने वाला है इस चीज का अमेरिका के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पे। अमेरिका में क्या इंश्योरेंस सेक्टर है, हर अमेरिकन को इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया
तो इलाज करवा ही नहीं पाएगा, इतना महंगा वहां पे इलाज करवाना होता है। तो कह रहे जी इंश्योरेंस सेक्टर है ना, उस पर भी एक इम्पैक्ट इसका आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां अब कोशिश करेंगी कि वो पास ऑन करें या आगे भेज दे। पास ऑन करना, किसी चीज को आगे ट्रांसफर करना, तो वो पास ऑन करें हायर प्राइसेस को इन खास दवाओं के, स्पेशलिटी और पेटेंट मेडिसिन के। और किस पे करेंगे? वो करेंगे पॉलिसी होल्डर्स पे या फिर इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों पे। भैया आप बीमा करवाते हो हेल्थ इंश्योरेंस की, मैं बीमार होऊंगा तो दवाइयाँ और इलाज मुझे कंपनी दे। अगर दवाइयाँ महंगी हुई तो इंश्योरेंस भी महंगा होगा। तो कह रहा है जी अमेरिकन आदमी की जेब भी इससे कटने वाली है। इम्पैक्ट की वर्ब है विल बी, फर्म्स की वर्ब है वुड अटेम्प्ट। पास ऑन करना, किसी चीज को आगे ट्रांसफर करना। कह रहा है जी एन ई एंड वाई अर्नेस्ट एंड यंग स्टडी फाउंड दैट a 25% tariff on patented drugs would raise annual drug cost by about $51 billion। कह रहे एक कंपनी है ई एंड वाई, आपने नाम सुना होगा इसका, बड़ी भारी कंपनी है, मार्केट रिसर्च और अकाउंटिंग दोनों करती है। कह रहे जी एक कंपनी है ई एंड वाई, इसकी एक स्टडी ने ऐसा पाया कि 25% का टैरिफ जो पेटेंटेड ड्रग्स पे लगेगा वो रेज कर सकता है एनुअल ड्रग की कॉस्ट को लगभग $51 बिलियन से। अमेरिका में आम आदमी को मिल करके साल में इतना सारा पैसा दवाओं का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो खाली 25% टैरिफ की बात हो रही है, यहां लगाया गया 100%। चलिए स्टडी की वर्ब है फाउंड, टैरिफ की वर्ब है वुड रेज, रेज करना, बढ़ाना। कह रहा द कंट्रीज मोस्ट एक्सपोज्ड आर दोज लेफ्ट आउटसाइड द एग्जम्पशंस। कह रहा है वो कंट्रियां, वो देश जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है, इस नुकसान के सामने सबसे ज्यादा डिफेंसलेस है, वो है वो वाले जो लेफ्ट आउटसाइड हो गए हैं एग्जम्पशन के या छूट के। तो जापान को और यूरोपियन यूनियन को तो छूट मिल गई, उन पे तो 15% ही लग सकता है मैक्सिमम, यहां भी 15 ही लगेगा। कह रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित वो कंट्री होंगी जो जापान और यूरोपियन यूनियन के बाहर है। कह रहा है जी यूके, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर हब्स फॉर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ 100% टैरिफ बर्डन विच कुड मेक देयर प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव। कह रहा है यूके, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की बात करें जो कि गढ़ है, हब है। हब का मतलब होता है जहां से सब कुछ हो, गढ़ हो, जो किला है या गढ़ है पूरी दुनिया में फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग का, वो फेस कर रहे हैं एक संभावना को, प्रोस्पेक्ट को 100% के टैरिफ का या उसकी बर्डन का, जो कि बना सकती है उनके प्रोडक्ट्स को महंगा या एक्सपेंसिव। तो इन 3 कंट्रीज पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। चलिए यूके, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की वर्ब है फेस, विच की वर्ब है कुड मेक। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे सर हमारा नाम क्यों नहीं आया इंडिया का, भारत पे भी तो लगने वाला टैरिफ। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं बनाने वाली कंट्री है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं हम कोई नई दवा नहीं बनाते, कोई पेटेंटेड मेडिसिन नहीं बनाते हम। दुनिया दवाओं को ईजाद करती है, उनकी खोज करती है और फिर भारत को सैंपल भेजती है कि इसकी दवाई है ना, इसकी 20,000 गोली बना दो, 50,000 कैप्सूल बना दो। तो भारत के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हम ओरिजिनल दवाएं नहीं बनाते। वही बात आगे बोलेगा। कह रहा है इंडिया स्प्रॉलिंग जेनरिक्स इंडस्ट्री हैज फॉर द मोमेंट बीन स्पेयर्ड। कह रहा है भारत की जो बेतरतीबी से फैली हुई, स्प्रॉल करती हुई जेनेरिक्स की इंडस्ट्री है। जेनेरिक्स क्या होते हैं? कॉपी कैट मेडिसिन, बनाई किसी और ने, दिमाग किसी और का, हम कॉपी करके यहाँ पे उसको बड़ी संख्या में प्रोड्यूस करते हैं। कह रहा है भारत की कॉपी कैट मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है उसको इस मोमेंट पे फॉर द मोमेंट स्पेयर कर दिया गया है, बख्श दिया गया है। स्पेयर करना, किसी को छोड़ देना। तो हमारी इंडस्ट्री जो है अभी तक इससे बाहर है। चलिए स्क्रॉलिंग आपने देख लिया, बेतरतीबी से फैला हुआ, हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी फैली हुई मिलेगी आपको। हर गली नुक्कड़ के अंदर, कोई घर के अंदर, कोई है ना दुकान के अंदर आपको दवाएं जो है पैरासीटामोल वगैरह बनते हुए मिल जाएंगे। इंडस्ट्री की वो है हैज बिन स्पेयर्ड का मतलब आप समझते हैं बख्श दिया गया। कह रहे जेनेरिक्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस्ड इन द यूएस बट अबाउट 13% ऑफ स्पेंडिंग। कह रहे हैं हमारी दवाइयां, हमारी कॉपी कैट मेडिसिन, जेनेरिक्स बोलते हैं उनको, वो हिसाब देती हैं या हिस्सा बनती हैं अमेरिका में 90% की प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का, वो प्रिस्क्रिप्शंस का जो डिस्पेंस होती हैं यूएस में। डिस्पेंस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट होना। कह रहे लेकिन सिर्फ 13% ऑफ स्पेंडिंग का वो हिसाब देती हैं। अमेरिका में अगर 100 दवाएं बिकती हैं तो 90 होती हैं हमारी कॉपी कैट वाली, लेकिन इन 90 दवाओं पे सिर्फ 13% खर्चा होता है दवाइयों का। दवाइयों का 87% खर्चा असली दवाइयों पे होता है जो यूके, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर से आती है ब्रांडेड। समझ पा रहे हो फर्क कितना है? चलिए जेनेरिक्स की वर्ब है अकाउंट फॉर करना, हिसाब देना। कह रहा है इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन 10.5 बिलियन वर्थ ऑफ फॉर्मुलेशन टू द अमेरिका या यूएस इन FY 25। भारत ने एक्सपोर्ट किया था
$10.5 बिलियन से वर्थ से कीमत के ज्यादा की फॉर्मुलेशंस को या कॉम्बिनेशंस को अमेरिका में पिछले साल। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है दवाइयां। पैरासीटामोल में थोड़ा डिक्लोफिनेक मिला दिया, फिर उसमें थोड़ा सा फ्लू की दवाई मिला दी, है ना, विक्स सेक्शन 500। तो इस तरह के फॉर्मुलेशन भारत ने बेचे हैं अमेरिका को $10 बिलियन के। कह रहा है एनी टैरिफ एक्सपेंशन टू कवर जेनेरिक्स और बायोसिमिलर्स could therefore deal a blow to one of India's most successful export sectors। कह रहा है इस प्रकार से कोई भी टैरिफ का जो एक्सपेंशन है, ये टैरिफ जो लगे हैं, टैक्स जो लगे हैं, इनका जो विस्तार है, जो कवर करेगा हमारी कॉपीकैट दवाओं को, जेनेरिक्स को और बायोसिमिलर्स को, वो इस प्रकार से डील कर सकता है एक ब्लो को, या मार सकता है एक हथौड़े को, चोट को, हमारे देश के सबसे जो है सक्सेसफुल एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से एक सेक्टर को। समझ गए ना? तो अभी तो हम पे नहीं लग रहे हैं, हम सस्ती दवाएं बेचते हैं, नया कुछ बनाते नहीं है। अमेरिका ने बोला नई दवाओं पे लगाएंगे, एकदम समझ गए ना, कोई नई कैंसर की दवाई आ रही है उस पे लगाएंगे। तो अगर हमारे ऊपर भी ये टैरिफ का एक्सपेंशन हो गया तो भारत का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है उस पर चोट पहुंचेगी। एक्सपेंशन की वो है कुड डील, डील ब्लो करना, मुक्का मारना, किसी चीज को चोट पहुंचाना। देयर इज ऑल्सो लिंगरिंग अनसर्टेनिटी ओवर वेदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एपीआईज विल बी कॉट इन द टैरिफ नेट। कह रहे हैं एक और लिंगरिंग अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी आप समझते हैं अनिश्चितता। लिंगरिंग का मतलब है सर पे मंडराती हुई, आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता, मंडरा रही है सर पे। तो एक सर पे मंडराती हुई अनिश्चितता और है, काले बादल और हैं। और किस चीज को लेकर के, वेदर हाँ या ना, जो एपीआई है या दवाइयों का कच्चा माल है वो भी कॉट होगा इस टैरिफ के नेट में या नहीं, वो भी पकड़ा जाएगा इस टैक्स के जाले में या नहीं। तो एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जब भी कोई दवाई बनानी होती है उसका रॉ मटेरियल जो चूरा होता है, पाउडर होता है ना, वो पाउडर कहलाता है एपीआई। चलिए, अनसर्टेनिटी की वर्ब है क्या है? इज। एपीआई की वर्ब है विल बी कॉट, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। कह रहा है एपीआई कहां से आते हैं? इंडिया एंड चाइना डोमिनेट ग्लोबल एपीआई सप्लाई। भारत और चाइना डोमिनेट करते हैं दुनिया में एपीआई की सप्लाई को। सबसे ज्यादा दवाइयों का चूरा, कच्चा माल भारत और चाइना से दुनिया भर में पहुंचता है। कह रहा है यूएस इटसेल्फ रिमेन्स अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ innovative medicines, exporting billions of dollars of worth of drugs worldwide। कह रहा है अमेरिका जो है वो खुद भी बना हुआ है एक लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे आगे प्रोड्यूस करने वाला इनोवेटिव मेडिसिन का, नई तरह की दवाओं का। पुरानी नहीं, जो बन गई, जिसको याद कर दिया, वो तो भारत बनाएगा, चाइना बनाएगा, जिसमें दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाने वाली दवाइयां जो नई नई होती हैं उनका लीडिंग प्रोड्यूसर खुद अमेरिका है, एक्सपोर्ट करते हुए कई बिलियन डॉलर्स की दवाओं को पूरी दुनिया में। कह रहे हैं हाउ द न्यू टैरिफ ऑन इंपोर्टेड पेटेंटेड ड्रग्स विल इंटरेक्ट विद द प्राइस कॉम्पिटिटिव ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स रिमेन्स क्लियर। कह रहा है अब कैसे ये जो नया टैरिफ है इंपोर्ट की हुई पेटेंटेड ड्रग्स पे, वो इंटरेक्ट करेगा या मिक्सअप करेगा, प्रभावित करेगा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को अमेरिका के एक्सपोर्ट्स की, ये बात बनी हुई है अभी भी अनक्लियर। भाई अगर बाहर से कोई दवाई अमेरिका में आई तो अमेरिका ने उसको कर दिया महंगा, दुगने दाम की हो गई, 100% टैरिफ लगा दिए। लेकिन उसी दवाई को कोई अमेरिकन कंपनी यूज करती हो कोई नई दवाई बनाने में, समझ पा रहे हो? एक दवाई को दूसरी से मिक्स किया, तीसरी बनाई, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बोलते हैं इनको, एफडीसी। तो अमेरिका तो ये सबसे पहले करता है, एफडीसी बनाता है नए नए। तो जब अपने देश में दवाई महंगी कर रहा है तो आगे बेचेगा तो इनको भी तो महंगी करनी पड़ेगी। तो कह रहा है ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स अमेरिकन दवाओं को कैसे प्रभावित करेगा, इनके एक्सपोर्ट सेक्टर को, ये देखना अभी भी बाकी है। टैरिफ्स की वर्ब है विल इंटरेक्ट, हाउ दिस टैरिफ्स विल इंटरेक्ट इस पूरे क्लोज की वर्ब है रिमेन्स। हाउ से, व्हेन से, व्हाट से, वेयर से, वाई से बनने वाले क्लोज जिनकी सब्जेक्ट वर्ब खुद का हो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कह रहे जी मिस्टर ट्रम्प्स मूव केम डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल बॉडी फार्मा। कह रहे ट्रंप का जो ये मूव है, जो उनकी हरकत है, ये केम हुई है, आई है बावजूद ऑब्जेक्शंस के, विरोध के, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बॉडी के अमेरिका में जिसका नाम है PHRMA फार्मा, which warned that tariffs would raise costs for patients without addressing structural supply chains issues। ये वही फार्मा नाम का बॉडी है, संस्था है, जिसने वार्न किया था कि ये टैक्स जो लगाया ट्रंप ने, ये उठा देगा कॉस्ट को या कीमत को पेशेंट्स के लिए, बिना एड्रेस किए, बिना संबोधित करे, हल निकाले बुनियादी सप्लाई चेन इश्यूज का। तो ट्रंप क्या चाहते हैं? बाहर से दवाई आए तो महंगी आए, यानी अमेरिकन खुद अपनी दवाई यहीं पे बनाए, लेकिन उसको बनानी नहीं आती या बनाना बहुत महंगा है। तो सप्लाई चेन का इशू है ना। अगर अपने देश में बना पाता होता तो बना लेता, भारत से क्यों मंगाता? सस्ती बनती है भारत में इसलिए मंगाता है। तो इस फार्मा इंडस्ट्री ने यही बोला कि ये टैक्स वैक्स लगा के है ना,
आप सप्लाई चेन इश्यू को सही नहीं करोगे, दवाइयां तो अभी भारत में बनेंगी, बस उनकी कॉस्ट को बढ़ा दोगे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। मेरे ख्याल से हर सेंटेंस आपको कहानी की तरह मेक सेंस कर रहा होगा, मेरी कोशिश तो यही हो रही है ना। मूव की वर्ब है केम, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, विच की वर्ब है वांट, विच आया फार्मा के लिए, टैरिफ्स की वर्ब है वुड रेस। कह रहा है फॉर अमेरिकन दिस डिसीजन विल ऑलमोस्ट सडनली पुश अप रिटेल ड्रग कॉस्ट फॉर एडवांस थेरेपीज। कह रहा है अमेरिकन के लिए अगर बात करें ना, तो ये ट्रंप का जो बेवकूफ़ी भरा फैसला है लगभग पक्के तौर पे ऑलमोस्ट सडनली पुशअप करेगा, बढ़ा देगा रिटेल ड्रग की कॉस्ट को, खुदरा में दवाई की कीमत को, एडवांस थेरेपीज के लिए, गंदी बड़ी बीमारियों के लिए। डिसीजन की वर्ब है विल पुशअप, पुशअप करना, शूटअप करना, चीजों का ऊपर जाना। कह रहा है फॉर द वर्ल्ड द मूव इज अ रिमाइंडर दैट ग्लोबल सप्लाई चेन्स पोस्ट इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर आर बीइंग रीशेप्ड बाय न्यू पॉलिटिकल रियलिटीज। कह रहा है जी फिर बाकी बची दुनिया की बात करें, हमारी बात करें, चाइना की बात करें, तो ट्रंप की हरकत एक रिमाइंडर है, एक निशान है, एक रिमाइंडर समझते हो ना, एक अलार्म है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, जो फोर्ज हुई है बड़ी मेहनत से बनाई गई है इस पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सिस्टम में, है ना, पिछले 50-60 सालों में ये सप्लाई चेन्स रीशेप हो रही हैं, एक नई शेप में आ रही हैं, और किसके द्वारा? नई राजनीतिक हकीकतों के द्वारा, पॉलिटिकल रियलिटीज के द्वारा। तो पिछले 60-70 साल में हमने देखा कि बड़ा आसान होता है इंडिया में दवाई बना करके यूके में बेचना, या है ना यूएस में बेचना, तो ये 60-70 साल में सप्लाई चेन बनी थी ऐसी। तो अब हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि ये जो बना हुआ था सप्लाई चेन ऑर्डर, ये रीशेप हो रहा है, अब कुछ नया होने वाला है। ठीक है, ये फॉर द वर्ल्ड, बाकी बची दुनिया के लिए। चलिए, मूव की वर्ब है इज, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की वर्ब है आर बीइंग रीशेप्ड, ऑफ कोर्स पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। फोर्ज यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। वो सप्लाई चेन्स जो फोर्ज की गई थी, थोड़ा मार के बनाई गई थी, याद है ना वो वर्ड, फोर्ज करना, एकदम मेहनत से, जतन से किसी रिश्ते को, किसी चीज को बनाना। तो ये फोर्ज यहाँ पे एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है नेशंस हेवीली डिपेंडेंट ऑन यूएस डिमांड मस्ट एक्सेलरेट ऑल्टरनेटिव ट्रेड अलायंसेस। कह रहा है वो सभी देश जो बड़ी हैवीली, बड़े भारी तौर पे निर्भर हैं अमेरिकन डिमांड पे, उनको एक्सेलरेट करना होगा, तेज बनाना होगा ऑल्टरनेटिव ट्रेड अलायंसेस को, या वैकल्पिक व्यापारिक रिश्तों को। अमेरिका में सब कुछ बिकता था, अमेरिका की रोटी खाते थे, अमेरिका ने अब लगा दिया टैक्स, तो मतलब कहीं और बेचना पड़ेगा, तो वैकल्पिक ट्रेड अलायंस बनाने होंगे किसी और कंट्री के साथ में, और तेजी से बनाने होंगे। अच्छा, और क्या करना होगा इन देशों को? कह रहा है जी एंड डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट्स, अपनी एक्सपोर्ट्स की मार्केट में डाइवर्सिटी लानी होगी, विविधता लानी होगी। अमेरिका की रोटी खाना, अमेरिका पे डिपेंड होना बंद करना होगा। समझ गए? नेशंस की वर्ब है मस्ट एक्सेलरेट, दूसरी वर्ब है मस्ट डाइवर्सिफाई। एक्सेलरेट करना, किसी चीज की रफ्तार को तेज करना, डाइवर्सिफाई करना, किसी चीज को अलग अलग दिशाओं में, है ना, डाइवर्स करना। कह रहा है जी दिस इज नाउ अ नेसेसिटी फॉर इंडिया फार्मा सेक्टर एज वेल, और अब ये एक जरूरत है, नेसेसिटी है भारत के फार्मा सेक्टर के लिए भी। तो ये होगा जी आपका आर्टिकल पूरा, पढ़ने में बड़ा आसान था। 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं, एक और करवा देता हूं, फिर क्लास को रैप अप करेंगे। कॉन्सेप्ट ये भी करवाया हुआ है, 2 दिन पहले आया था, रिपीट करो इसको। लेफ्ट साइड में जो वर्ब्स देख रहे हो वो सेकंड राइट साइड वाली वर्ब्स के बराबर है, लेकिन राइट वाली वर्ब एक प्रेपोजिशन के साथ आएगी, लेफ्ट वाली बिना आएगी। जैसे लुक फॉर करना, किसी चीज को ढूंढना, सीक वर्ब का भी यही मतलब होता है, लेकिन सीक के बाद फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। अवेट का मतलब इंतजार करना, और वही मतलब देता है वेट वर्ब, लेकिन वेट के बाद में फॉर लगता है, अवेट बिना फॉर के आता है। रीच का मतलब है कहीं पहुंचना, पर जहां भी पहुंचोगे बिना प्रेपोजिशन के बताओ, रीच कर गए दिल्ली, रीच कर गए मुंबई। अराइव का मतलब भी होता है कहीं पे पहुंचना, लेकिन यहाँ पे एट लगता है, अराइव्ड एट मुंबई, अराइव्ड एट दिल्ली। ठीक है, आंसर और रिप्लाई दोनों का मतलब है जवाब देना। आंसर के बाद में टू मत लगाओ, इस वर्ब के बाद में सीधे लिखो जिसको रिप्लाई दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बार हो चुका है मुझे पता है, एक बार इनको बोल के देख लो, वर्ब्स आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस है, आज मैं चाहता हूं ये चारों क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करो। चारों गलत है, चारों में एक एरर है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना, सिर्फ अपने आंसर्स निकाल लो और कमेंट्स में डाल लो, देखते ही मुझे पता लग जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। साइंटिस्ट आर सीकिंग फॉर अ सोल्यूशन, शी आंसर टू द टीचर्स क्वेश्चन, द कमिटी कंप्राइजेज ऑफ 10 मेंबर्स, द ऑडियंस वेटेड द अनाउंसमेंट ईगरली। चलो सही करके डालना, फर्स्ट कमेंट में मैं मेरे आंसर डालूंगा, वहां से मैच भी कर सकते हो। चलो आप ही डालो, आपको फीडबैक अपने कमेंट के नीचे अपना फीडबैक मिल जाएगा। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। आर्टिकल आसान था पढ़ने में, इसलिए क्विज को मैंने थोड़ा अच्छा बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
कह रहा है जी ये 3 वर्ड्स हैं और इन तीनों को इन 3 ब्लैंक्स में फिट करना है। छोटा सा क्लोज टेस्ट है, एक बार खुद से इसको ट्राई दो वीडियो को पॉज करके। पहला वर्ड है कैवियाट, स्पेशल कंडीशन। स्प्रॉलिंग यानी बेतरतीबी से फैला हुआ। प्रॉस्पेक्ट यानी संभावना। तो ये जो सिटी है ये फेस करती है बहुत चैलेंजेस को, जिनमें से मेन वाला है होता हुआ अनसर्टेन डैश जो है ग्रोथ का। देखो सिटी जो है ना वो प्रॉस्पेक्ट या कैवियाट नहीं हो सकती, सिटी होगी स्प्रॉलिंग, बेतरतीबी से फैली हुई शहर या सिटी। समझ गए? पहले में आ जाएगा स्प्रॉलिंग। क्या फेस करती है? बहुत चैलेंजेस को फेस करती है, जिनमें से जो मेन कैवियाट है या स्पेशल कंडीशन है। चैलेंजेस में एक स्पेशल कंडीशन क्या है जी? स्पेशल कंडीशन ये है अनसर्टेन प्रॉस्पेक्ट या संभावना ग्रोथ की। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट या संभावना ग्रोथ की। होपफुली समझ में आ गया होगा, बड़ा मुश्किल नहीं लगा होगा। मेंस लेवल का बनाया मैंने, एसएससी या पीओ के तो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 4 एरर्स मिलेंगी आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में। आराम से ढूंढो, 3-4 वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उनके आसपास आपको एरर्स मिल जानी चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए वीडियो के नीचे, मैच करते रहना मेरे साथ में। अब ये 2-3 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन के 2, ये अपने सॉल्व करके देखते हैं। आर्टिकल में मेंशन किया गया कि भारत की जेनेरिक्स इंडस्ट्री इस मोमेंट के लिए स्पेयर्ड है, बख्श दी गई है। ऐसा क्यों लिखा गया, या इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? इससे एक इन्फ्रेंस निकलता है कि अभी के लिए फॉर द मोमेंट बख्श दी गई है, शायद आगे ना बख्शी जाए, इसीलिए लिखा गया है ना। ये फॉर द मोमेंट का मतलब क्या है? अभी के लिए बख्श दिया है, आगे देखेंगे। तो इसका मतलब इंडिया जेनेरिक्स में फेस टैरिफ्स इन फ्यूचर विच वुड हार्म एक्सपोर्ट्स। भारत की जो जेनेरिक्स की इंडस्ट्री है, जेनरिक्स बोलते हैं जिसको, कॉपी कैट दवाइयां, इनको आगे फ्यूचर में टैरिफ फेस करना पड़ सकता है। चलो लास्ट है जी। द ऑथर साइट्स एन अर्नेस्ट यंग स्टडी एस्टिमेटिंग 51 बिलियन राइज इन ड्रग कॉस्ट। ऑथर हवाला देता है एक अर्नेस्ट यंग की स्टडी का, $51 बिलियन की इंक्रीज का ड्रग की कॉस्ट में। ठीक है, एक 25% टैरिफ के अंडर में। तो ये अजम्पशन, कौन सा अजम्पशन इस क्लेम के नीचे लगा हुआ है? इस दावे के पीछे क्या सोच के ऑथर ने दावा किया है? इस स्टडी में क्या दावा किस ना आधार पे किया गया है? अरे भाई ये इसलिए होगा क्योंकि टैरिफ लगेगा, दवा कंपनी जेब से तो देगी नहीं, दवाई का दाम बढ़ा देगी। दवाई का दाम बढ़ेगा तो आम आदमी को जेब से पैसा देना होगा, इससे कॉस्ट जो है बढ़ेगी। टैरिफ्स ऑन पेटेंटेड ड्रग्स डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू हायर कंज्यूमर कॉस्ट, यही सोच करके स्टडी में ऐसा लिखा गया है। अगर कंपनी टैरिफ चुपचाप सहन कर ले, अपनी जेब से अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसा दे दे, है ना, टैरिफ का, दवाई का दाम ना बढ़ाए, तो फिर आम आदमी को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन कंपनियां जेब से नहीं देती, कंपनियां जो है टैक्स को वसूलती हैं कस्टमर से। तो ये वसूलने का मामला है जो है, इसी वजह से ये बात लिखी गई है। टैरिफ्स ऑन पेटेंटेड ड्रग्स डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू हायर कंज्यूमर कॉस्ट। चलिए क्लास को रैपअप करते हैं, होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ सजेशन हो, कुछ और बताना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। फर्स्ट कमेंट में आंसर मिलेंगे सभी क्वेश्चंस के। जिन बच्चों ने पूरी क्लास को देखा पीडीआई जरूर लिखें। पीडीआई का मतलब होता है सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन साइनिंग आउट।